नमस्कार, मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बेटा डिटरमिनेंट के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज़, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ अपन ने डिस्कस की थी। मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं कॉलम बना दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड मैंने आप लोगों को बोली थी, यदि किसी डिटरमिनेंट की एक रो के या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि आप लोगों के जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये बोली थी, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन बदल जाता है। मतलब डिटरमिनेंट की यदि वैल्यू मान लो 5 है, उनकी कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना बेटा, वो आप लोगों की क्या हो जाएगी बेटा, 5 था तो -5 हो जाएगी। बात समझ में बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोला, यदि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो है वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, या कोई भी दो कॉलम आप लोगों का सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0 आती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। चलिए बेटा, इन 4 प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं बेटा, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोगों को बोला गया है प्रूव दैट ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसका जो डिटरमिनेंट है सर वो किसके इक्वल होगा, वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, इसके इक्वल होगा। ये आप लोगों को प्रूव करना है बेटा। आओ देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड नहीं करना बेटा, बिना एक्सपेंड के आप लोगों को प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा। मतलब आप लोगों को इसको प्रसार नहीं करना, मतलब ऐसे खोलना नहीं है, ए को पकड़ा इसको दबाया, ऐसे खोलना नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट बताना है कि इसके इक्वल आएगा क्या बेटा। आ रहा है समझ? तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैंने LHS को पकड़ा। LHS में क्या लिखा हुआ, इसको डेल के इक्वल मान लो बेटा। कितना लिखा है, ए बी सी, यहाँ कितना लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ कितना है पी क्यू आर। मेरे को क्या करना है, उसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे करूंगा। मेरे को एक चीज बताओ बेटा, इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसके इक्वल प्रूफ कैसे करूंगा, एक चीज मेरे को बताना। देखें सबसे पहले पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, ये तो रो में है। यहाँ देखोगे ना तो ए बी सी आप लोगों को मिलेंगे ना, कॉलम में मिल रहे हैं। देखो एक्स वाई जेड ये कॉलम में है, ये पी क्यू आर ये कॉलम में है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं बेटा, सारी रो को कॉलम बना दूं। सारी रो को कॉलम बना दिया। कितना, ए बी सी, ये कितना हो गया, एक्स वाई जेड ये कितना हो गया, पी क्यू आर। ऐसा कर सकता हूं बेटा। ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, सारी रो को क्या बना दिया बेटा, कॉलम बना दिया। डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में है बेटा? ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज कर ली मैंने, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज की है बेटा। अरे से बेटा मैंने क्या किया, कॉलम और रो को आपस में क्या कर दिया बेटा, कॉलम और रो को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया। कॉलम को और रो को आपस में क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। ऐसे इंटरचेंज के लिए आप लोग ये साइन लगा सकते हो। कॉलम को रो को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट के ऊपर वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि इसकी वैल्यू डेल थी तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, डेल होगी। इतनी बात समझ में? अभी भी देखो ये नहीं आया, नहीं आया ना बेटा। देखो इधर आप लोगों को ए बी सी और यहाँ ए बी सी, यहाँ तो ए बी सी आप लोगों का फर्स्ट कॉलम में, यहाँ कौन से में, सेकेंड कॉलम में। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, मैं इन दो रो को, इन दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं। कौन कौन से को बेटा, देखो इधर ध्यान से सुनना, किस किस को मैं इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं। C1 कॉलम और C2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं। जब इन दो कॉलमों को इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन माइनस आ जाता है बेटा। तो आपके पास डेल इक्वल टू, देखो इधर इन दो आप लोग चेंज करोगे तो एक्स वाई जेड आया और ये कितना आ गया, ए बी सी आया बेटा, और वो कितना है बेटा, पी क्यू आर। लेकिन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया, कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन आप लोगों का साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड याद है बेटा। अब देखो बेटा, क्या ये चीज आ गई क्या, अभी भी नहीं आई, देख लो बेटा, नहीं आई ना। देखो पी क्यू आर यहाँ है, बिल्कुल पी क्यू आर इसमें है, एक्स वाई जेड इसमें, ए बी सी इसमें। लेकिन देखो इधर आप लोगों का एक्स ए पी ये तो आप लोग का सेकंड रो में है और वाई बी क्यू ये कौन सा है, ये फर्स्ट रो में है यहाँ बेटा। तो मैं क्या करूँ, अब की बार इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं। किस किस को बेटा, R1 और R2 को मैं आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों को आपस में ऊपर कितना हो गया, वाई बी क्यू, ये कितना हो गया, एक्स ए पी, और ये कितना हो गया, जेड सी आर।
आ रहा है बेटा? क्या आप लोगों को यही प्रूव करना था कि देखो y x z b a c q p r, आप लोगों का यही तो प्रूव करना था बेटा। यही आप लोगों का किसके इक्वल है बेटा? RHS के इक्वल है। मेरे हिसाब से यही प्रूव करना था। वापस सुनो एक बार भाई, इस डिटरमिनेंट ये जो है ना, ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। और विदाउट एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले LHS को पकड़ा बेटा। तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई, यहाँ तो ABC लिखा है, XYZ लिखा है, PQR लिखा हुआ है। यहां देखोगे तो XYZ इधर है, ABC यहां है, PQR इधर है। तो मैंने क्या किया, सारी रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सारी रो को कॉलम बना दिया। अब आप लोग देखोगे अभी भी ये चीज नहीं आई। तो आप लोगों को एक बात पता चला कि ABC यहाँ सेकंड रो में, या ABC कौन सी रो में, फर्स्ट रो में। तो मैंने क्या किया बेटा, इन दो रो को आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया कॉलम को। C1 और C2 कॉलम को आपस में चेंज किया। आपस में चेंज करोगे तो XYZ तो यहाँ, ABC आप लोगों का यहाँ हो गया बेटा। लेकिन डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन बदल जाएगा। इसका मतलब माइनस आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अब मैंने क्या किया बेटा, अभी भी ये देखो सेम नहीं आया। अब क्या किया मैंने, इसको आपस में इंटरचेंज किया। R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करोगे तो फिर माइनस आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोगों का यही RHS है बेटा। क्या बात सबको क्लियर होगी बेटा? तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया बेटा प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो प्रॉपर्टी 4 बताई थी, चारों प्रॉपर्टी को अच्छे समझने की कोशिश करना भाई। बात समझ में आई? चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह क्या रहा हूं, इस चीज को समझना। आप लोगों के पास कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ लिखा हुआ है A31 A32 A33, ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? इस डिटरमिनेंट को है ना, वो मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब K इंटू डेल कर रहा हूँ, K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब किसी भी डिटरमिनेंट को K से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम ही K से मल्टीप्लाई हो पाता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या था, यदि किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग स्केलर क्वांटिटी से, मतलब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो सारे के सारे एलिमेंट उस K से मल्टीप्लाई हो जाते थे। जैसे आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स लिखा है 5 6 1 2, मेरे को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई, K से। कितना हो जाएगा, 5K 6K K 2K, यही होता था बेटा। ये तो किसके अंदर होता था बेटा, मैट्रिक्स के अंदर होता था। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर अलग चीज है। डिटरमिनेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा, उस डिटरमिनेंट को आप लोग यदि K से मल्टीप्लाई करते हो तो इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो ले लो या फिर कोई भी एक कॉलम ले लो, वही किससे मल्टीप्लाई हो पाएगा, K से मल्टीप्लाई। जैसे मेरे को K से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो आप लोगों का यही हो सकता है KA11 KA12 KA13, ये सेम ही रहेंगे आप लोगों का A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात समझ में आएगी बेटा? आ रहा समझ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई दूसरी रो को K से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर वाली को सेम रख लो। आपको की इच्छा के अनुसार जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो ना बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। KA23, ये कितना हो गया, A31 A32 A33। क्या बात सबको समझ में है बेटा? या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, किसी भी डिटरमिनेंट को K से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों का कोई भी एक कॉलम है वो K से मल्टीप्लाई हो सकता है। आ रहा है बेटा? देखो यहाँ A11 A21 A31, यहाँ कितना है A12 A22 A32, इसको K से मल्टीप्लाई किया KA13 KA23 KA33। आ रहा है बेटा? तो एक कॉलम ही K से मल्टीप्लाई हो पाता है। क्या बात सबको समझ में है बेटा? लेकिन मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, किसी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे के सारे एलिमेंट किस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं सर, K से मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना बेटा। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी डिटरमिनेंट को K से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम ही K से मल्टीप्लाई हो पाता है। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? अपनी इच्छा के अनुसार अपन उसको K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपनी इच्छा है कि अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी ये इच्छा है कि अपन थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैं दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूं। आओ बेटा देखें, एक दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोग के पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ऐसे मान लिख दिया 5K हो गया, 6K हो गया, 2K हो गया, K 3K 2K K 9K और यहाँ मैंने लिख दिया -2K या -5K लिख दिया। ठीक है बेटा? अब मेरे को क्या करना है, ये लिख दिया। ठीक है बेटा? ऐसे ही कोई मैट्रिक्स लिख दिया,
मैट्रिक्स लिख दिया, मान लो 5k 2k 3k 2k लिख दिया बेटा, ये मैट्रिक्स लिख दिया, ये मैट्रिक्स लिख दिया, ये कोई मैट्रिक्स लिख दिया, ये कोई डिटरमिनेंट लिख दिया। तो मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ भी कॉमन लेना होता है ना, कुछ भी कॉमन लेना होता है तो सारे के सारे एलिमेंटों में से कॉमन आता है, क्योंकि आप लोग किसी भी मान लो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी कभी भी आप लोग को कॉमन लेना होता है तो सारा एक साथ कॉमन आता है। तो बताओ सारे एलिमेंटों में क्या कॉमन आ रहा है, k, इसका मतलब a इक्वल टू आप लोग k इंटू में 5 2 3 2 ये लिखोगे ना सर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। लेकिन एक्चुअली में डिटरमिनेंट के अंदर होता क्या है बेटा, डिटरमिनेंट के अंदर ये होता है कि आप लोग कॉमन भी एक रो या फिर एक कॉलम से ही एक बार कॉमन ले सकते हो। जैसे मैं क्या करूं बेटा, मैं कॉमन ले रहा हूं फर्स्ट रो से, मैं k कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो से, k, तो आप लोगों का डेल इक्वल टू कितना आएगा, k, कितना रह गया 5 6 2, ये तो इतना रहेगा k 3k 2k, ये कितना k 9k माइनस 5k। बात समझ में है बेटा। अब फिर कॉमन ले सकता हूं यहां से k कॉमन लिया तो यहां कितना हो गया k स्क्वायर, यहां कितना रह गया 1, यहाँ 3, यहाँ कितना 2। फिर कॉमन ले सकता हूँ किससे बेटा, थर्ड रो से, थर्ड रो से कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 1, यहाँ कितना बेटा 9, यहाँ कितना -5, यहाँ कितना हो गया k क्यूब। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, अरे हाँ या ना। मैट्रिक्स के अंदर मैं से बोल रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट है ना वो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर होता क्या है, किसी डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम भी किससे मल्टीप्लाई हो पाता है सर, k से मल्टीप्लाई हो पाता है। इसी वे को मैं दूसरे वे में बोलूं, किसी भी मैट्रिक्स से आप लोगों को कॉमन लेना होता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों में से ही कॉमन आता है। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर आप लोगों को कॉमन लेना होता है तो डिटरमिनेंट के अंदर अपन सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम से ही कॉमन लेते हैं, ऐसे नहीं कि सारे एलिमेंटों में से कॉमन ले लिया। आ रहा है बेटा, जैसे इसको मैं एक सिंपल से वे में समझाता हूं। बताओ बेटा, यहां से क्या कॉमन आया k कॉमन आ गया, यहां से क्या कॉमन आया k, कितना हो गया k स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आया k, कितना हो गया k क्यूब। तो आप लोग का ये लिख सकते हो k क्यूब कितना रह गया 5 6 2, यहाँ कितना 1 3 2, यहाँ कितना 1 9 -5। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा ही तो होगा ये यदि ये मैट्रिक्स होता ना, मैट्रिक्स होता तो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कॉमन क्या आता, k ही आता। सिर्फ मैट्रिक्स होता तो कॉमन क्या आता, k ही आता। लेकिन ये क्या है सर, ये डिटरमिनेंट है। क्या है बेटा, डिटरमिनेंट है। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा सर, यहाँ से कॉमन आएगा k क्यूब। चाहे आप लोग कॉमन ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ से क्या कॉमन k, यहाँ से क्या कॉमन k, यहाँ से क्या कॉमन k, इसका मतलब कॉमन क्या आया k क्यूब। यहाँ कितना रह गया 5 1 1, यहाँ कितना 6 3 9, यहाँ कितना 2 2 -5। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोगों को अच्छे समझ आई होगी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना। कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को शायद आप समझ गए होंगे आप लोग। चलो बेटा आगे देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने एक बात बोली बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a² AB AC AB B² BC AC BC C²। आप लोगों को क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है बेटा विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है सर, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये एक्सपेंड नहीं करना। मतलब ये हुआ सर, आप लोग ऐसे नहीं कि a² को पकड़ा, इसको इससे दबाया, फिर सोल्व किया, इसको पकड़ा, इसको, ये तो एक्सपेंड कर दिया अपन ने। विदाउट एक्सपेंडिंग आप लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a = देखो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है रे बेटा, a, क्या कॉमन आ रहा है देख लो, a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो बेटा, a कॉमन आ रहा है ना बेटा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, देखो b, क्या बेटा b। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा c, मतलब कॉमन क्या आ गया a b c। ऊपर वाली रो से क्या कॉमन लिया था a, इसका मतलब a बचा, b बचा, c बचा। यहाँ से क्या कॉमन लिया था b, क्या बचा a बचा, b बचा, c बचा। यहाँ से क्या कॉमन लिया था c कॉमन लिया, क्या रह गया a बचा, b बचा, c बचा। ए बी सी कॉमन आ गया बेटा, यही तो बचा। अब देखो इसके अंदर देखो बेटा, देखो 2 रो या तीनों ही रो सेम है इसमें। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी की डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो
या कोई भी दो कॉलम यदि सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 0। तो यहाँ तो तीनों रो ही सेम होगी, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब आप लोगों का डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आएगा बेटा 0। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से आप लोगों की प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो डिटरमिनेंट के अंदर अपन कभी भी कॉमन लेते हैं ना सर, तो आप लोग एक रो से या एक कॉलम से ही कॉमन लेते हो। आ रहा है बेटा, एक बार के अंदर एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हो बेटा, ऐसे बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर यदि आप लोग कॉमन लेते हो तो सारे एलिमेंटों में से ही कॉमन आता है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर होता क्या बेटा, एक रो से या एक कॉलम से ही आप लोग क्या ले पाते हो बेटा, कॉमन ले पाते हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कहो तो मैं चल लूँ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर। वो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी अच्छी है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी अच्छा है बेटा, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको अपन बोलते हैं बेटा एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब बेटा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखिए आपके पास कोई दो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया मान लो x1 y1 z1, यहाँ लिख दिया a b c, यहाँ लिख दिया p q r, ठीक है बेटा। एक और डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने x2 y2 z2, यहाँ लिख दिया मैंने a b c, यहाँ कितना लिख दिया p q r, ठीक है बेटा। मेरे को क्या करना है, एडिशन प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कोई भी दो डिटरमिनेंट आप लोगों के सामने लिखे हुए, आप लोगों को क्या करना है, दोनों डिटरमिनेंटों को ऐड करना है। तो ऐड कब कर सकते हैं भाई? मैट्रिक्स के अंदर देखो अलग सिस्टम था। मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स को अपन ऐड कब करते थे, जब उनका ऑर्डर सेम हो तो अपन ऐड कर लेते थे। ऐड करते कैसे थे कि भाई क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते थे, यही होता था मैट्रिक्स के अंदर। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है बेटा, देखो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर के तो डिटरमिनेंट है बेटा, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ये भी कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो देखो बेटा इन 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम सेम होंगे ना, तभी आप लोग दोनों को ऐड कर पाओगे, वरना ऐड नहीं कर सकते। देख लो बेटा इसके अंदर देखो, ये रो और ये रो, ये रो और ये रो, दो रो सेम है भाई। 3 ऑर्डर का है तो 2 रो सेम है, या फिर 2 कॉलम क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, तभी आप लोग क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, वरना ऐड नहीं कर सकते थे। आ रहा है बेटा? वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ बेटा, कोई भी दो डिटरमिनेंट को आप लोग ऐड कब कर सकते हो, दो डिटरमिनेंट को ऐड तभी कर सकते हो कि मान लो कि 3 ऑर्डर का है, तो उस केस के अंदर आप लोगों की 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए। आ रहा है समझ? 2 ऑर्डर का है तो उसके अंदर एक रो और एक कॉलम, एक रो या फिर एक कॉलम आप लोगों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आप लोग देखोगे ना बेटा, तो 2 रो क्या है बेटा, सेम है। इसका मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड कैसे करता हूँ वो चीज़ बताता हूँ बेटा। x1 को x2 में, तो x1 प्लस x2 आ गया, y1 प्लस y2 आ गया, और यहाँ z1 प्लस z2 आ गया। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? इसको और इसको ऐड नहीं करते, इनको अपन सेम लिखते हैं, ए बी सी, और यहाँ कितना लिखोगे, पी क्यू आर। ये सेम ऐसे कैसे लिखते हैं, ये इसका एडिशन होता है सर। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक बार वापस बोलता हूँ, कोई भी दो डिटरमिनेंट को आप लोग ऐड तभी कर पाओगे बेटा जब उसके अंदर सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम ही डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ सेम हो, तभी आप लोग ऐड कर पाओगे, वरना ऐड नहीं कर सकते। जैसे 3 ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं, ये 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो सेम थी, तभी आप लोग ने ऐड किया। ऐड कैसे किया कि आप लोगों की फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर दिया, बाकी तो सेम ऐसे कैसे रख दिया। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? या इसको मैं उल्टे वे में देखो बेटा, यहां से भी आप लोग ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, दोनों रिवर्स प्रोसेस में भी समझना। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आ रहा है बेटा? जैसे देखो कि आप लोगों का एक रो है ना, वो एडिशन के रूप में लिखी हुई है, तो मैं इनको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकता हूं। ऐसा भी आप लोग इनको लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, x² प्लस का 2x, x² प्लस का 2x, यहाँ लिख दिया y² प्लस का 2x, और यहाँ लिख दिया z² प्लस का 2x। यहाँ लिख दिया मैंने x², यहाँ मैंने x², यहाँ y², यहाँ z², यहाँ लिख दिया मैंने मान लो x, यहाँ y लिख दो 2y और 2z, और यहाँ लिख दिया मैंने x, y और z, x, y और z। आप लोगों को क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। तो मैं देखो इस डिटरमिनेंट को है ना बेटा, वो अलग अलग डिटरमिनेंट के एडिशन के रूप में लिख सकता हूं। देखो कैसे, आप लोग क्या कर लो, देखो बेटा ये वाला तो ऐसे कैसे लिख दो, x² y² z² कैसे कैसे, ये कितना है x y z, इसको ऐसे कैसे, ठीक है बेटा। ऊपर वाले में x² y² z² प्लस
और यहाँ आपकी बार ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कितना है बेटा एक्स वाई जेड। इनको तो ऐसे कैसे, क्या क्या रह गया आप लोगों का, 2x रहा, 2y रहा, 2z रहा। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ऐसा लिख सकता हूँ ना। देखो मैंने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर जेड, इसको तो ऐसे कैसे, प्लस 2x एक्स, 2y वाई स्क्वायर वाई, 2z जेड स्क्वायर जेड, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो बेटा एक चीज बताओ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। कितनी, जीरो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर है। कि कोई भी दो रो यदि सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बेटा, जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, जीरो। इसकी मैं बात करूं, इसके अंदर मैं देखो बेटा क्या कर सकता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन बेटा, 2 कॉमन ले लिया। तो देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो आप लोगों की सेम है बेटा। इसके अंदर आप लोगों का R1 है वो किसके बराबर है, R3 के बराबर। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी है, जीरो। इसकी वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी कितनी बेटा, जीरो के इक्वल। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, एडिशन प्रॉपर्टी में बता रहा हूं। आ रहा है बेटा, एडिशन प्रॉपर्टी वापस सुन लो एक बार। कोई भी दो डिटरमिनेंट को ऐड आप लोग तभी कर सकते हो जब उस दो डिटरमिनेंट को ऐड तभी कर सकते हो उन दोनों डिटरमिनेंट के अंदर एक ही रो या फिर एक कॉलम ही डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ सेम हो बेटा, तभी आप लोग ऐड कर सकते हो, वरना ऐड नहीं कर सकते। देखो मैं ऐसे समझा रहा हूं, जैसे आप लोगों के पास ऐसे लिखा हुआ है, ये x1 y1 z1, ये a b c, यहां में लिख दिया p q r, प्लस इसमें a b c, यहाँ p q r, यहाँ लिख दिया x2 y2 z2। इन दो डिटरमिनेंट को ऐड करना है तो ऐड तभी कर पाओगे जैसे देखो दो रो सेम आप लोगों की, तो सेम वालों को तो ऐसे कैसे लिख दो आप लोग, सेम वालों को तो ऐसे कैसे, और इनको क्या लिख दोगे, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2 आप लोग लिख सकते हो। क्या इतनी बात सबको समझ में है बेटा? तो कह क्या रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? तो ऐड कब कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की दो रो होती, ऐसा होता बेटा कि आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऐसे लिखा होता, डेल इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने x1 y1 a b, प्लस यहाँ लिख दिया x2 y2 और यहाँ लिख दिया a और b। क्या इन दो डिटरमिनेंट को मैं ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। देखो इसमें एक ही रो डिफरेंट है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो डेल इक्वल टू नीचे वाले a b को तो ऐसे कैसे, इनको ऐड कर दो तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यही तो निकल के आएगा बेटा। आ रहा है समझ? देखो बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसके अंदर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। एक और क्वेश्चन लिखा, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 प्लस यहाँ लिखा है 1/2 1 3 4 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 1/4 1/2 3 4। अप टू कहाँ तक है सर? इन्फाइनाइट तक है। आप लोगों को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, इन्फाइनाइट तक है। अब वैसा तो कर नहीं सकते, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लिया, इसकी निकाल लिया, इसकी निकाल दिया, फिर इन्फाइनाइट तक जाना पड़ेगा अपन को, ऐसा तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। तो आप लोग एक चीज़ बताओ बेटा, देखो बेटा इस डिटरमिनेंट दोनों को ऐड कर सकता हूँ। क्यों ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि देखो बेटा ये कॉलम सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, एक ही तो कॉलम चेंज है बेटा, बाकी तो आप लोगों का एक कॉलम सेम है बेटा। इसका मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या, देखो इधर ये 3 4 को तो ऐसे कैसे रखूंगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा मतलब 1 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 प्लस 1, बाकी आप लोग आगे कितना लिखा है 1/3 1/2 और 4, ये 4 लिखा हुआ है। अप टू कहाँ तक है बेटा? इन्फाइनाइट तक। ऐसे ही चलेगा बेटा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इन दोनों को भी मैं ऐड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। 3 4 तो सेम है, यही तो चेंज है बेटा, तो इसको फिर ऐड कर सकता हूँ। तो इन्फाइनाइट तक चलेंगे अपन। तो इन्फाइनाइट के अंदर 3 4 तो सब जगह सेम रहेगा। इसका मतलब ये पता है क्या बनेगा, ये तो 3 4 रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। ऐसे ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1/2 अप टू कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। यही तो बनेगा। तो देखो बेटा एक चीज़ मेरे को समझा दो बेटा, ये क्या बन रही है बेटा? जीपी बन रही है। जीपी के इन्फाइनाइट जीपी का सम का क्या फॉर्मूला होता है? इन्फाइनाइट जीपी है बेटा। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो ए इन्फाइनाइट इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 1/2। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा सर 2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 2 3, इसकी वैल्यू ये भी जीपी है। तो ए इन्फाइनाइट इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2, ए अपन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2। सोल्व करोगे तो आंसर कितना है 4। इसका मतलब ये 4 और ये 4। अब सोल्व कर लो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 12, आंसर कितना है -4। ये इसका आंसर होगा। क्या बात सबको समझ में आई? एक बार वापस सुनना, अच्छा क्वेश्चन है।
बेटा मैं ऐसा करूँगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सोल्व करता जाऊँगा तो इनफाइनाइट तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई सीरीज बने या नहीं बने पता नहीं। तो आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, इस इन डिटरमिनेंट को ऐड कर सकते हो कैसे? ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये तो सब में सेम है, इसका मतलब ऐड करना है तो सिर्फ यही तो करना है। तो आप लोगों को देखो, इसको इसको ऐड किया तो ये आया, फिर ये आया, इसको इसको ऐड किया तो ये आया, मतलब इनफाइनाइट तक ऐड करोगे तो यही सीरीज बन गई। इसको आप लोग ऐड करोगे तो 2 आया, इसको ऐड करोगे तो 4 आया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो आंसर कितना है बेटा? -4। ये इसका, और ये आप लोगों की इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है, ए इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन में 1 - r। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी डिस्कस करा था मैं? ये प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों की थी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी के ऊपर आना बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये लास्ट प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। मैं फिर बोल दूँ, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को अभी समझ नहीं आएंगी, जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इनके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी बेटा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। एक बार तो आप लोग समझते हुए चलो, थोड़ा बहुत भी कम समझ आ रहा है बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सुन रहे सब लोगों को? तो आओ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट है बेटा, भाई सिंपल से वे में समझाता हूँ, सीधी सी बात है। कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हो आपके पास, ये लिखा हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। आप लोगों के पास कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है सर, इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर, पहले मैं रो की बात कर लेता हूँ, इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो के अंदर, वैसे फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस बोलता हूं, मैंने क्या बोले, ये कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटरमिनेंट की किसी रो को पकड़ा, पहली रो को पकड़ा, इस पहली रो के अंदर है ना बेटा, किसी भी दो रो बची, इन दो रो के किसी भी किसी भी रो को आप लोग के से मल्टीप्लाई करके या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है बेटा? या फिर ऐसे बोलो कि सेकंड रो लिया बेटा, इस सेकंड रो के अंदर है ना बेटा, वो फर्स्ट रो को मैं के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कॉलम ले लिया, सेकंड कॉलम लिया, सेकंड कॉलम के अंदर है ना बेटा, वो फर्स्ट कॉलम को मैं के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, मान लो कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल के इक्वल आ गई। किसके इक्वल बेटा? डेल के इक्वल। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ऐसा कर रहा हूं कि फर्स्ट रो के अंदर मैं कर क्या रहा हूं, फर्स्ट रो के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके। R1 के अंदर काम कर रहा हूं मैं, R1 के अंदर काम क्या कर रहा हूं, R1 में ऐड कर रहा हूं R2 को किससे मल्टीप्लाई करके, के से मल्टीप्लाई करके। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसके अंदर काम R1 के अंदर, इसका मतलब होता है काम कर रहा हूं किसमें, R1 में। काम क्या कर रहा हूं, R1 के अंदर ऐड कर रहा हूं किसको, R2 को, किससे मल्टीप्लाई करके, के से। मतलब मैं क्या करूंगा, R1 में काम करना है, R2 को के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो तो क्या आएगा, A1 प्लस के A2 यही आएगा, B1 प्लस के B2 यही आएगा, C1 प्लस के C2। बाकी आप लोगों का क्या रह गया, A2 B2 C2, ये कितना रहा, A3 B3 C3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल के इक्वल ही आएगी। वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, वापस बोलते हैं बेटा, अच्छे समझने की कोशिश करना। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, थर्ड रो के अंदर काम कर रहा हूँ। किसके अंदर बेटा, थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, थर्ड रो के अंदर काम कर रहा हूँ। थर्ड रो के अंदर मैं सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके घटा देता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखते कैसे हैं, ये मैं लिख रहा हूँ R3 में काम कर रहा हूँ बेटा। R3 में काम क्या कर रहा हूँ, R3 में से मैं घटा रहा हूँ R2 को के से मल्टीप्लाई करके। R2 को के से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऊपर वाला में तो कोई फर्क नहीं है, A1 B1 C1, सेकंड वाले में भी कोई फर्क नहीं आएगा, A2 B2 C2। काम किस में करना है, सिर्फ R3 में करना है।
और R3 में काम क्या करना है, R3 के अंदर से घटाना है किसको, R2 को K से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या आएगा सर, A3 माइनस K A2, ठीक है बेटा। यहाँ क्या आएगा, B3 माइनस K B2, यहाँ कितना आएगा C3 माइनस K C2, यही आएगा बेटा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, डेल ही होगी। क्या बात समझ में आई बेटा। एक और बात सुन लेता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ऐसा ही मैं कर सकता हूँ कॉलम के अंदर, मान लो कि मैं C2 कॉलम के अंदर काम करूंगा, C3 को है ना, C3 को वो K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ C2 के अंदर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ C2 टेंस टू C2 प्लस K C3। देखो बेटा इसका क्या मतलब, इसको समझो भाई, इसका क्या मतलब है, सर काम करना है C2 में, किसमें बेटा, C2 में। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना, काम किस में करना है, C2 में। C2 में काम क्या करना है, C2 के अंदर ऐड करना है C3 को K से मल्टीप्लाई करके। आ रहा है बेटा। तो देखो बेटा कितना बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू, यहाँ कितना है A1 A2 A3, C2 में काम करना है, C3 को K से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा B1 प्लस K C1, यहाँ कितना आएगा B2 प्लस K C2, यहाँ कितना आएगा B3 प्लस K C3, यही आएगा बेटा। बाकी आप लोगों का C1 C2 C3, तो इस डिटरमिनेंट के किसकी, डेल के इक्वल ही होगी। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी डिटरमिनेंट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा, किसी भी डिटरमिनेंट की किसी रो के अंदर किसी दूसरी रो को K से मल्टीप्लाई करके ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी बताई बेटा, 7 बताई। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये सातों प्रॉपर्टी एक बार याद करने की कोशिश करना बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस रिपीट करूंगा और इनके ऊपर अपन जबरदस्त क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी आप लोगों को डिटरमिनेंट के अंदर। आ रहा है बेटा, ये डिटरमिनेंट है ही यही बेटा, इनको समझ गए ना बेटा, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इन सातों प्रॉपर्टी को एक बार वापस से आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना बेटा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार और रिपीट करूंगा इनको और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।